जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ अनामिका। और भारतीय किसानों की पहचान ही यही होती है कि जो ठान लिया तो ठान लिया। और किसान भाइयों, आज मेहनत परिश्रम के साथ साथ अगर आप कृषि उद्यानिकी में समसामयिक कार्य करते रहें तो कम लागत में बहुत अच्छा फायदा प्राप्त कर सकते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, उद्यानिकी में समसामयिक कार्य। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में है श्री J.K. कनौजिया जी, जो कि उद्यानिकी विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र सीहोर मध्य प्रदेश से। और साथ ही है हमारे बीच एक सफल किसान भाई गेंदालाल कुशवाहा जी, जो कि मैंने आपको बताया कि एक सफल किसान भाई है और जबलपुर से हैं। तो आप दोनों का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। कनौजिया जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि उद्यानिकी में अभी कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? बिल्कुल अनामिका जी, वैसे तो देखें तो उद्यानिकी एक बहुत ही बड़ा विषय है। इस विषय के अंतर्गत हमारे जो बागवानी फसलें हैं, सब्जी की फसलें हैं, मसाला फसलें हैं, औषधि फसलें हैं, इन सभी फसलों का समावेश उद्यानिकी फसलों के अंतर्गत किया जाता है। अगर हम वर्तमान में बात करें तो हमारे किसान भाइयों के द्वारा ग्रीष्मकालीन सब्जियां जो है उगाई जा रही हैं, उनके जो बड़े महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है उनमें मुख्य रूप से कि इस समय पर सब्जियों में किस प्रकार से सिंचाई प्रबंधन करें, किस प्रकार से इन सब्जियों में पोषण प्रबंधन करें, और साथ ही साथ सबसे जो चुनौतीपूर्ण कार्य है वो है पौध संरक्षण का, कि कैसे और किस प्रकार से वो कीटनाशक रोगनाशक दवाइयों का उपयोग करें कि जिससे कम से कम उपयोग से वो अधिक से अधिक अपना उत्पादन कर सकें और लाभ ले सकें। ऐसे ही बागवानी फसलों में जैसा कि हम जानते हैं कि आम का फलों का राजा आम इस समय फलन पर है, और वो आने वाले कुछ समय में हमारी पूरी प्रदेश से ये फसल निकलकर बाज़ार में आने वाली है। और जबकि गर्मी तापमान जैसा कि हम देख रहे हैं कि औसत से भी अधिक इस समय मौसम में बना हुआ है, ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाइयों को निरंतर जैसे सिंचाई जैसे कार्यों को करने की आवश्यकता है। तो ये कुछ बड़े महत्वपूर्ण है जो कार्य हमारे उद्यानिकी फसलों में इस समय हमारे किसान भाइयों को ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इन बिंदुओं पर हमारे किसान भाई ध्यान देते हैं तो उनकी लागत में तो कमी आती ही आती है, साथ ही साथ जो उत्पाद है उसकी गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी होती है और उनके लाभ में भी बढ़ोतरी संभव है। तो आपने देखा और जाना किसान भाइयों की उद्यानिकी में अभी क्या समसामयिक कार्य हैं और आप समय समय पर करते रहें। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे बीच एक सफल किसान भाई भी हैं, तो चलिए इनसे भी बात करते हैं। तो कुशवाहा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमें अपने बारे में कुछ बताएं। मेरा नाम गेंदालाल कुशवाहा है, मैं जबलपुर से हूँ। मैं एक छोटा सा किसान हूँ, 6-7 एकड़ मेरी ज़मीन है, लेकिन मैं एक किसान का बेटा हूँ। मैंने शुरू से ही अपनी किसानी पे सबसे पहले ध्यान दिया। उसके बाद मैं जैसे ही कृषि कॉलेज से जुड़ा, KVK से, कृषि विज्ञान केंद्र आधारताल जबलपुर से, हमें उनसे इतना अच्छा मार्गदर्शन मिला कि ऐसा लगा कि हम बहुत पीछे हैं। उनके मार्गदर्शन से मैंने अपने दूध की ज़रूरत समझी, भैंसों के डेयरियों का कारोबार बढ़ा, डेयरी का, यहाँ तक कि उससे जो हमारा बचा हुआ गोबर था, बचा हुआ कचरा था, बचा हुआ जितना बेकार सामान था, हमारे वैज्ञानिकों ने राय दी ये सब उपयोगी है और मैंने उसको उपयोग किया। मैंने वर्मी कंपोस्ट बनाई, हमारे झाड़ों का जितना कचरा निकलता था, पत्ते निकलते थे, उसे भी मैंने उसी में गलाया, और गोबर प्लस यहाँ तक कि यूरिन मैंने सभी डाला। आज अब उसी वर्मी कंपोस्ट से मैं अपनी फसलें भी पैदा कर रहा हूँ। साथ में जब मेरी वर्मी कंपोस्ट बढ़ी तो मैंने उनसे जब 4 पैसा बढ़ा तो उससे आमदनी से हमने भैंसें भी बढ़ाई, डेयरी का कारोबार भी संभाला, उसी से वर्मी कंपोस्ट बढ़ाई, और बढ़ाते बढ़ाते आज ये स्थिति है कि मैं आज कम से कम साल पे 10-15 यानी कम से कम 500-700 टन खाद बेच रहा हूँ।
उससे 10-15 से ज़्यादा लाख, यानी 10-15 लाख से ज़्यादा की मेरी आय हो गई। आज ये स्थिति है कि मैं ये नहीं जानता हूँ कि अब कचरा क्या होता है। यहाँ तक कि मैंने, आश्चर्य की बात है कि दूसरी डेयरियों का भी गोबर लेके मैंने उपयोग किया। आज जो हमारे एक बाजू में किसान हैं जिनका गोबर नाले में जा रहा था, मैंने नालियाँ जोड़ के अपने खेतों में शुरू कर दिया। मैंने उससे कई लाख रुपए कमाए। लोग तो ये सोचते थे हम कचरा फेंक रहे, उस कचरे में जो गंदगी थी उस सारा उपयोग मैंने किया और मैंने उसे अमृत की तरह लोगों को दिया। आज मैं उससे सब्जियां भी पैदा कर रहा हूँ और मैं लोगों को मार्गदर्शन देता हूँ, खुद लोगों को ट्रेनिंग में फ्री देता हूँ। मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, लोगों को सिर्फ ये मार्गदर्शन देता हूँ कि अगर मुझे कृषि कॉलेज के वैज्ञानिकों ने मुझे ज्ञान दिया है तो मैं इस ज्ञान को कैसे बढ़ाऊँ, ये मेरी सोच है। बहुत अच्छी बात कही कुशवाहा जी आपने कि किसान भाइयों थोड़ी सी समझदारी से आप भी कम लागत में बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कुशवाहा जी, जो कि एक सफल किसान भाई हैं। हम आपसे अभी और बात करेंगे, पर अभी हमारे बीच हमारे एक्सपर्ट हैं मिस्टर कनौजिया जी। तो अगला सवाल कनौजिया सर मेरा आपसे है कि उद्यानिकी फसलें अन्य फसलों की तुलना में किस तरह से अलग हैं? देखिए, उद्यानिकी फसलें हैं, जो अन्य फसलों की अगर हम बात करें तो उसमें जो अनाज की दलहनी और तिलहनी जो फसलें हैं, वास्तव में उनमें और उद्यानिकी फसलों में काफ़ी भिन्नता है। एक सबसे बड़ी बात तो यह है इसमें कि प्रति इकाई क्षेत्रफल से हमको अधिक उत्पादन मिलता है। दूसरा, ये ऐसी फसलें हैं जिसमें हमारे किसान भाइयों को निरंतर खेतों में कार्य करने का अवसर मिलता है। चूँकि उद्यानिकी फसलों की उत्पादकता अधिक होती है, इसलिए लाभ की स्थिति भी अधिक संभावित रहती है। और मुख्य रूप से अगर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर उद्यानिकी फसलों की है कि हमारे किसान परिवार को खेतों में कार्य करने के जो अवसर हैं वो अधिक मिलते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हम उसको स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर हम बात करें तो उद्यानिकी फसलें वो फसलें हैं जो पोषण से भरपूर होती हैं और हमारे मानव समाज के बेहतर स्वास्थ्य के लिए उद्यानिकी फसलों की भी अपनी एक विशेष महत्ता है। इतना ही नहीं, जब हम उद्यानिकी फसलों में फूलों की जब बात करते हैं तो आज हमारे हर शुभ कार्यक्रमों में उद्यानिकी फसलों की अपनी एक वहाँ पर भी भूमिका है कि हम फूलों को पूजन में उपयोग करते हैं। मसाला फसलों की यदि हम बात करें तो फिर वही बात आती है कि हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए मसाला फसलें कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो इस तरीके से सबसे बड़ी बात तो यही है कि रोजगार के अवसर उद्यानिकी फसलों में अधिक होते हैं। प्रति इकाई क्षेत्रफल से हमको अधिक लाभ मिलता है और किसानों के पास जो मौजूद संसाधन है, चाहे उसके वो खेत हैं, पानी के साधन हैं, मशीन उसके पास में है या मानव श्रम जो उपलब्ध है, इन सभी का समुचित उपयोग उद्यानिकी फसलों से होता है। ये खास तौर से एक विशेषता है जो अनाज की फसलों से, दलहनी या तिलहनी फसलों से उद्यानिकी फसलों को अलग करके मतलब रखती है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और अभी हमारे साथ हैं श्री जे.के. कनौजिया जी और साथ ही हमारे बीच एक सफल किसान भाई गेंदा लाल कुशवाहा जी। कुशवाहा सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि कृषि में या उद्यानिकी की बात करें तो ऐसे कैसे करें कि कम लागत प्राप्त की जा सके और अधिक से अधिक आय प्राप्त की जा सके? आज किसान के घर हर किसान के घर प्राय पशुधन है, लेकिन वो पशुधन का उपयोग सही तरीके से नहीं कर पा रहे, जिससे हमारे वैज्ञानिक काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने ही साधनों का अगर समुचित उपयोग करने लगें तो कम आय लागत में भी आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा ली जा सकती है। आज हमारे बीच जो गोबर है, गोबर से वर्मी कंपोस्ट बन रहा है। हमारा जितना कचरा हम फेंकते हैं उस कचरे से उपयोग हो रहा है, उसे ही अपने खेतों में डालें तो अच्छी से अच्छी उद्यान की फसलें तैयार होती, सब्जियां तैयार होती। हम सब्जियां, हम खुद किसान, हम देख रहे हैं बाज़ारों से खरीद के लाते हैं, जबकि हमारे पास पर्याप्त हर किसान के घर जगह है। हमारे वैज्ञानिक भी प्रयास करते हैं कि हर घर में क्यों ना हम अगर नहीं बेचने को तो अपने घर के लिए तो लगा सकते हैं, और जो लगाने लगे वो सफल हैं। आज भारतीय महिलाएं घरों की वो अपनी सब्जियां घर में पैदा कर रही हैं। महीने पे अगर उनने 500 की भी सब्जी बचा ली, 1000 की सब्जी बचा ली, तो कुछ तो परिवार के लिए सहयोग मिलता है। ये भी एक आय है। तो आय जरूरी नहीं है कि मतलब सिर्फ तनख्वाह बढ़ने से होती है, आय जरूरी नहीं कि माल बेचने से होती है। वो आय तो हमारे घरों में भी है और हमारे वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। और आज हम किसान भी जो सजग किसान हैं वो बाकायदी सब्जियां पैदा कर रहे हैं। कुशवाहा जी तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सर आपसे, कनौजिया सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैविक खेती को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है और ये आज के समय में कितनी आवश्यक है? देखिए अनामिका जी, जो जहाँ तक जैविक खेती का प्रश्न है तो मोटे तौर से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यही जीवंत खेती है, यही जीवित खेती है। कृषि में रसायनों का उपयोग, बात सही है कि हमारी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में, उत्पादकता को बढ़ाने में उनका काफ़ी बड़ा योगदान है। लेकिन उसके उलट जब हम ये देखते हैं कि जो हमारे उत्पाद की गुणवत्ता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो गुणवत्ता कहीं न कहीं छीण हुई है। और जब गुणवत्ता छीण हुई है, जिसके चलते ये भी सब कुछ बहुत सारे आंकड़े हैं हमारे बीच में कि जब से हमने हमारी कृषि में रसायनों का उपयोग प्रारंभ किया है, प्रारंभिक तौर पे हमने कृषि में अपना रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रचलन में आया। कालांतर में फिर हम कीटनाशकों का उपयोग करने लग गए, फिर फफूंदनाशक दवाइयों का, एंटीबायोटिक्स दवाइयों का। अगर आज के उसमें अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ कोई भी ऐसी फसल नहीं है कि जिसका वांछित उत्पादन बिना रासायनिक उर्वरकों के, बिना कीटनाशकों के या रोगनाशकों के हम पैदा कर सकें। अब इसके उलट जब बात आती है कि हमारे खान पान से हमारे मानव समाज में अनेकों प्रकार की बीमारियां, जो कई गंभीर बीमारियां हैं, अब तो ये भी देखने में आ रहा है कि बड़ी ही अर्ली उम्र में, मतलब अर्ली एज में ही, कम उम्र में ही लोगों को डायबिटिक की शिकायतें हो रही हैं, जो कि एक बीमारी नहीं, जिसको कि हम एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं कि ये एक विकार है शरीर के अंदर। ऐसे ही ब्लड प्रेशर की शिकायतें हैं। कम उम्र में ही लोगों को हार्ट अटैक की शिकायतें आ रही हैं। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये हमारे खान पान के साथ में सीधे तौर से जुड़ी हुई हैं। बेशक आज हमको ऐसा लगता है कि हम बाज़ार से जो खाद्य सामग्री खरीद कर लाते हैं, बहुत अच्छी सब्जियां होती हैं, ऑफ सीजन की भी सब्जियां होती हैं, लेकिन हमें ये जानकारी नहीं होती है कि इन सब्जियों को, इन उत्पादों को उगाने में बहुत सारे मतलब कीटनाशकों का उपयोग चूँकि इनमें होता है, जिसका रेसिड्यूज जो इफेक्ट है वो इनमें रह जाता है, जो हमारे शरीर के अंदर भी उसके उपभोग करने से शरीर के अंदर भी पहुंचता है। कनौजिया सर, आपने जैसा कि किसान भाइयों आपने देखा कि कीटनाशकों का प्रयोग अधिक से अधिक करने से मिट्टी के पोषक तत्व तो खत्म होते ही हैं, साथ ही हमारी सेहत के लिए भी बहुत ही हार्मफुल होता है और अधिक से अधिक जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए। अब कुशवाहा जी हमारे बीच हैं, एक सफल किसान भाई। तो कुशवाहा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे समन्वित खेती के बारे में कि ये आज के समय
समय में किसान भाइयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है? जी, आज सच पूछिए तो समन्वित खेती हर किसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कब आएँ ये बताती नहीं हैं। और इन मुसीबतों से लड़ने के लिए आदमी जब अनेक काम करता है, कृषि के साथ थोड़ा सब्जियों का काम, फसलों का काम, गेहूं चावल का काम, पशुधन, उसके साथ पशुओं से जो हमारा गोबर निकल रहा उससे बर्मी का काम, इनमें से अगर हम एक आध जगह कहीं चूक भी जाते, प्राकृतिक आपदा में नुकसान भी खाते हैं, तो किसान गिर नहीं सकता कभी। लेकिन अगर इसे नहीं अपनाया गया, एक ही काम किसान जो करता है और उसी में कई बार किसान को चोट खाना पड़ती है, वो काफ़ी नुकसान में आ जाता है और वो संभल नहीं पाता। आज जैसे कि हमारे आदरणीय महोदय जी ने बहुत अच्छी बात कही, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई ये बात सुन के कि आज जैविक खेती की ज़रूरत कितनी ज़रूरत से ज़्यादा है। आज अगर स्वस्थ रहना है तो जैविक को सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना जैविक के साथ कोई विकल्प ऐसा हमें नज़र नहीं आता कि जिससे आदमी अपना स्वास्थ्य सुधार पाएगा। सबसे पहले वनस्पति का सुधार चाहिए, और वनस्पति जब सुधरेगी तो मानव स्वास्थ्य सुधरेगा। युगों युगों से हमारे संतों ने भी कहा कि सबसे सुखी निरोगी काया। जब तक हम अपनी काया को नहीं सुधार सकते तो लगता है हम अपने समाज को सुधारेंगे कैसे। बिल्कुल सही कहा कुशवाहा जी आपने कि काया को सुधारना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल कनौजिया जी मेरा आपसे है कि जैसा कि आम का सीज़न चल रहा है, तो आम की खेती की देखभाल कैसे करना चाहिए, आप हमें बताएं। बिल्कुल अनामिका जी, जो वर्तमान समय है, इस समय हमारे पूरे ही प्रदेश में अलग अलग स्थानों पे जो भी किस्में आम की लगाई गई हैं या अनुशंसित हैं, सभी फलन में हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आम उत्पादक हमारे किसानों के लिए, जबकि विपरीत परिस्थितियां आम के हिसाब से बनी हुई हैं। पिछले कुछ दिनों से मौसम में जो तापमान जो है काफ़ी अधिक बना हुआ है, और ऐसी स्थिति में आम के बगीचों में अगर हमारे किसान भाई नियमित सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं तो आम के झड़ने की शिकायत होती है, या अधिक तापमान बने रहने से फल के आकार में कमी आती है, जो न केवल उत्पादन को प्रभावित करती है बल्कि आम की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य इस समय आम के बगीचों में हमारे किसानों को करने की ज़रूरत है, जो पानी देने की फ्रीक्वेंसी है, मतलब अंतराल है, उसको हमें अब बढ़ा देना है। मतलब जहां हम 10 से 15 दिनों पर सिंचाई कर रहे हैं, जहां पर हम खुला पानी देते हैं, उसको 8 से 10 दिन में सिंचाई देने की आवश्यकता है। और कुछ ही समय और शेष है, जबकि आम की फसल भी हमारी बिल्कुल तैयार होने को आ गई है, और उसके बाद तुड़ाई का काम करना है। तुड़ाई हम कुछ मतलब जब करें तो एक काम हमारे किसान भाई जरूर करें जहां उनको ज़्यादा लाभ होता है, कि फलों का श्रेणीकरण। आमतौर पर क्या होता है, किसान भाई तुड़ाई करते हैं और सीधे उसको भरते हैं और मंडी लेके चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना है, उनको अलग अलग जो श्रेणी है ग्रेड्स में, उसके आकार के अनुसार, रंग के अनुसार श्रेणीकरण करें, और उसके बाद यदि वो बाजार में लेके जाते हैं तो उनको वहाँ पर ज़्यादा आमदनी होती है। तो यही किसान भाइयों को अभी इस समय पर करने की आवश्यकता है। सर, जैसे कि फलों के राजा आम की बात की जा रही है, तो साथ ही मैं अन्य फलों की बात करूंगी, जैसे कि अमरूद, संतरा, सीताफल आदि फल वृक्षों में क्या क्या समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? जी बिल्कुल अनामिका जी, देखिए हमारे पूरे प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में कहीं पर आम की खेती बहुत अच्छी हो रही है, तो कुछ क्षेत्रों में अमरूद तो यूँ देखिए पूरे प्रदेश में ही एक आमतौर पर हमारा सभी क्षेत्रों में अमरूद की खेती सफलतापूर्वक हो रही है। संतरा, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, शाजापुर, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संतरे की खेती बड़ी सफलतापूर्वक की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में सीताफल की खेती को भी हमारे किसानों ने अपनाया है। पहले ये आमतौर पर जंगलों से ही निकल के आता था, लेकिन पिछले 8-10 वर्षों में ये देखने में आता है कि किसानों ने संतरे की बागवानी को भी बड़ी प्रमुखता से लिया है, और इसके जो उत्पादक हमारे किसान हैं अच्छा लाभ भी ले। लेकिन यहाँ पर इन तीनों ही फसलों की यदि हम बात करें, यदि ये जो वर्तमान हमारा जो समय है, इस समय की सबसे महत्वपूर्ण जो गतिविधि है अमरूद के मामले में, कि हमारे बगीचे की सिंचाई कार्य को हमें रोकना है। मतलब इस समय हमें उसको स्टेज में लेके जाना है, जिससे जो पौधे के अंदर पत्तियाँ उससे मुरझाएंगी तो उसमें रिवर्स फूड चालू होता। मतलब जो टहनियाँ हैं, जो शाखाएं हैं, उनमें खाद्य सामग्री जो है इतनी एकत्रित होती है, फिर जैसे वर्षा आती है वो एकदम से नई कोपल लेता है और उसमें पुष्पन होता है, जो हमारी जो मुख्य फसल है उसके उत्पादन
और उसकी गुणवत्ता दोनों ही बढ़ती हैं। और ऐसा ही संतरे के साथ में भी है कि जब तक संतरे के पौधों को हम तान नहीं देते, मतलब पानी की कमी को हम करते हैं, कुछ समय के लिए सिंचाई हम रोक के पौधे को मुरझान बिंदु तक हम लेके जाते हैं, जिससे कुशवाहा जी, अभी जैसे फलों की बात चल रही है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को क्या सुझाव देना चाहेंगे। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। हर किसान को आज ज़रूरत है, जैसा कि मैंने बताया समन्वित खेती के अंतर्गत आज हमारे किसानों की मेड़ें खाली रह जाती हैं, खेतों में हम फसलें लेते हैं। अगर हम मेड़ों में भी जैसे फालतू दूसरे कई तरह के झाड़ तैयार होते हैं, उनकी बजाय अगर जैसा कि हमारे आदरणीय सर ने जो बताया कि चाहे तो संतरे लगाएं, नींबू लगाएं, आम लगाएं, इससे हमारी आय खुद चौगनी अपने आप बढ़ सकती, दूनी नहीं चौगनी बढ़ सकती है। इन फसलों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत अहमियत समझने की ज़रूरत हमारे किसानों और को। कनौजिया जी, पुराने बगीचों की देखभाल किस तरह से की जानी चाहिए? हाँ देखिए, बिल्कुल अनामिका जी, मैं पुराने ही बगीचों की बात कर रहा था, जिसमें कि खास तौर से चाहे वो आम की बात हमने की या अमरूद की हमने बात की, ऐसे ही संतरा में कि हमें एक तो इस समय पर पानी रोकने की बात है, और अवांछनीय जो शाखाएं हैं, रोग ग्रसित जो शाखाएं हैं किसी भी फल वृक्ष पे, उनको काट के निकालने का ये समय है। ऐसे ही सीताफल में भी जो हमारे पुराने बगीचे हैं, जो भी अवांछनीय शाखाएं हैं उनकी कटाई छटाई करनी है, और इस समय पर इस मतलब फल वृक्ष को भी पानी को रोकने की आवश्यकता है। अगली बात यह है कि इन फसलों में भी चूंकि पोषक तत्वों की आवश्यकता अन्य फसलों की तरह होती है, आमतौर पर यहाँ हमारे किसान भाइयों से बागवानी फसलों में एक जो गलती होती है कि पौधे की खुराक क्या है, क्योंकि हम उससे उपज तो अधिक लेना चाहते हैं, गुणवत्ता की उपज भी लेना चाहते हैं, तो उसकी जो खुराक है उसकी आपूर्ति भी हमें करने की आवश्यकता होती है, और इसके सबके लिए पोषक तत्वों की अनुशंसा की गई है। इस अनुशंसा के साथ आमतौर पर यह देखने में आया है कि हमारे किसान भाई उसकी पूर्ति मात्र रासायनिक उर्वरकों से करने का प्रयास करते हैं, जबकि अनुशंसा जो वैज्ञानिकों की है वो उसके साथ में गोबर की खाद या कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का दिया जाना भी आवश्यक है, चूँकि ये वो खादें हैं जिसमें पौधे के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, भले ही वो कम मात्रा में होते हैं और कम मात्रा में पौधों को आवश्यक भी होते हैं, उसमें मौजूद होते हैं। उस खाद में पानी को पकड़कर रखने की क्षमता होती है, वो जो जैविक क्रियाएं हैं मिट्टी के अंदर या जड़ों के आसपास में, उनको बढ़ावा देते हैं, जिससे कि फसल की गुणवत्ता पर। तो मेरा कहने का आशय ये है कि इस समय वो समय है कि हमारे बागवानी फसलों के लिए पोषण तत्व प्रबंधन पर विशेष तौर से किसानों को ध्यान देने की जरूरत है। सर, ग्रीष्म काल में सब्जी वर्गीय फसलों को उगाने में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? हाँ देखिए अनामिका जी, जो गर्मी का मौसम है हमारे पूरे ही अगर हम प्रदेश को देखें तो हमारे किसानों के सामने सिंचाई जल की सबसे बड़ी चुनौती होती है, और जहाँ पर पानी की उपलब्धता है वहाँ पर आमतौर पर हमारे किसान भाई जायद में या हम ग्रीष्मकालीन सब्जियों की बात करें तो उसका वो उत्पादन भी करते हैं। यहाँ पर एक जो तकनीकी का जो उपयोग है वो वर्तमान में हमारे किसान भाइयों को करने की आवश्यकता है। उसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जो प्रेशराइज इरिगेशन है, चाहे हम स्प्रिंकलर की बात कर लें। कुशवाहा जी, चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे किसान भाइयों को? जी, अपने किसान मित्रों को यही सुझाव देना चाहता हूँ कि आज की सभा में जो बहुत अच्छे अच्छे विचार आए, किसान ये समझें कि आज ज़रूरत सिर्फ चावल गेहूं से भर नहीं है, इससे किसान नहीं संभल पा रहा, उसे समन्वित खेती की ज़रूरत है, पशुधन पालने की ज़रूरत है, और जो पशुधन से हमारे गोबर निकल रहा उसे अगर वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करते हैं तो जो हमारी फसलें निकलेंगी वो गुणवत्तापूर्ण होंगी, और जो गुणवत्तापूर्ण यदि हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर के लिए भी हमारा शरीर, सबका शरीर स्वास्थ्य से भरपूर रहेगा। साथियों, आज बस इतना ही। कनौजिया सर, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे बीच एक सफल किसान भाई कुशवाहा जी भी हैं, जिन्होंने हमारे साथ अपने अनुभव साझा किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाइयों, आज बस इतना ही। और आपने देखा और जाना कि प्राकृतिक खेती, जैविक खेती क्या होती है, इसको करके आप कम लागत में किस तरह से अधिक फ़ायदा प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, नई नई तकनीकों को आप समझें, अपनाएं और आगे बढ़ें। और आज बस इतना ही। अगले अंक में हम फिर मुलाकात करेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।